गुड इवनिंग दोस्तों। मदर्स एजुकेशन हब में मैं नारायण महेश्वरी आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट की क्लास जो थी उस क्लास में हम पढ़ रहे थे कि द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता की हम जो है सामान्य जानकारी के बारे में बात कर रहे थे। और सामान्य जानकारी में जैसे हमने बात की, जो हमारा पहला टॉपिक था कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? शहरी सभ्यता, यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन कहा गया। फिर हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। गुड इवनिंग प्रेम जी, प्रदीप जी। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज मोहनजोदड़ो। बट व्हेन इट्स कम टू द इंडिया, वेरी स्पेसिफिकल, वेरी कैटेगोरिकल, तो आपको आंसर क्या था? राखीगढ़ी था। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी था। और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए बोले तो कौन सा था? मोहनजोदड़ो, विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो अब जो है हम बात करते हैं कि आगे की जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में। मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको जो है सामान्य जानकारी, रिफ्लेक्शन इतना है, सामान्य जानकारी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जनरल इंफॉर्मेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि पहली जो हमारा नेक्स्ट अब पॉइंट होगा, इसी में आपको नेक्स्ट लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो पवित्र पशु था, द पायस एनिमल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिस जानवर की वो जो है पवित्र जानवर समझकर पूजा करते थे, वो क्या था? कुबड़ वाला सांड था। ये आंसर आपको देना है जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पवित्र जो है पशु कौन सा था, तो आपका आंसर क्या होगा? कुबड़ वाला सांड। तो ये आपको लिखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पवित्र पशु, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पवित्र पशु लोगों का पवित्र पशु कुबड़ वाला सांड था। मार्कर का कलर चेंज कर लीजिए, ठीक है। सर, जब धोलावीरा सबसे बड़ा था उस टाइम राखीगढ़ी को भी फाइंड कर लिया गया था, फिर उसको भी बड़ा क्यों बताया गया? देखिए, ऐसा है कि एरिया वाइज और जो है एक्सकेवेशन किया गया, एरिया वाइज ये और बड़ा निकला, और भी जो है राखीगढ़ी में जो है और साइट्स निकलती गई, तो एरिया वाइज राखीगढ़ी क्या हो गया? धोलावीरा को बीट कर गया, यानी कि हम कह सकते हैं उसको पीछे छोड़ दिया एरिया वाइज। ठीक है, कि और भी वहां पर उत्खनन होते गए, और भी चीजें निकलती गई, तो एरिया बढ़ता गया और धोलावीरा का एरिया थोड़ा सा छोटा रह गया उससे। तो हम क्या कहेंगे कि 2014 के बाद में, यानी कि धोलावीरा भारत की अब जो है बड़ी साइट नहीं रही, क्योंकि और ज़्यादा एक्सकेवेशन हुए, और ज़्यादा एविडेंस मिले, वहाँ पर प्रमाण और ज़्यादा मिले, तो और एक्सकेवेशन किया गया, इसलिए जो है उसका दायरा बढ़ गया। इसलिए जो है राखीगढ़ी अब क्या हो गया था? धोलावीरा को बीट करते हुए सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, अब मार्कर का कलर चेंज कर लीजिए सर प्लीज़। अच्छा जी, मार्कर का कलर चेंज करूँ या मार्कर की मैं जो है डेप्थ बढ़ा देता हूँ? ठीक है, अब आपको साइज समझ में आ जाए। पशु कुबड़ वाला सांड था, ठीक है, तो कुबड़ वाला सांड जो था वो था। अब ठीक है मार्कर, ठीक है, तो यानी कि थोड़ा बड़ा बड़ा अब लिखा जाएगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें यहां से कि नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन में जो दूसरा पॉइंट है, जो आपका पॉइंट है वो डालते रहना, मैं यहां सेकंड पॉइंट डाल रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है हमने पवित्र पशु देखा, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसलें क्या थी? प्रमुख क्या फसल थी? व्हाट वाज द मेन क्रॉप ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? क्या प्रमुख फसलें थी? ठीक है,
द मेन क्रॉप ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्रमुख फसल, मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं, प्रमुख फसल जो थी वो थी गेहूं तथा जौ। ठीक है, गेहूं और जौ जो थी वो प्रमुख फसल थी। सो हम कह सकते हैं द इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज wheat and barley। तो wheat and barley was the important crop of the people of Indus Valley civilization। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो पवित्र पशु तो था सांड, और प्रमुख फसल कौन सी थी, गेहूं और जौ। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट में जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो गेहूं तथा जौ ये तो प्रमुख फसल के रूप में उगाते थे, पर सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की कौन से ईयर में खुदाई स्टार्ट हुई है, ये कौन से ईयर में परिणाम मिले हैं, स्टार्ट हुए हैं, बिल्कुल मैं यही बता रहा हूं। थोड़ा सा जो है आप थोड़ा सा जो है मेरे साथ चलने की कोशिश करिए तो सब समझ में आएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो समय काल था, ठीक है, ये सिंधु सभ्यता का समय काल जो माना जाता है कार्बन 14 के अनुसार, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कार्बन 14 के अनुसार। ठीक है, कार्बन 14 C14, मैं C14 लिख रहा हूं, कार्बन 14, वैसे मैंने कार्बन लिखा है फिर भी मैंने C14 लिखा है। कार्बन 14 के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय काल सिंधु सभ्यता का समय काल समय काल 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। ईसा पूर्व या बीसी तक माना गया है। मैं सब बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको एक बार ये समझना है। ठीक है, कि द एज ऑफ इंडस वैली, द एज ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन was from 2300 to 1750. I repeat myself for the English medium. The age of the civilization according to the carbon 14, the age of the civilization according to the carbon 14 was from 2300 to 1750 BC, 1750 ईसा पूर्व तक था। यानी कि ये कार्बन 14 का जो हम कह सकते हैं कि फॉर्मूले के अनुसार 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। देखिए कोई भी वस्तु होती है, ठीक है, कार्बन 14 क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं कि किसी भी वस्तु में क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, चाहे वो लिविंग बीइंग हो और चाहे वो जो है हम कह सकते हैं नॉन लिविंग बीइंग हो। ठीक है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, सबके अंदर कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, जब चीज जो है जीवित रहती है तो वो कार्बन जो है लेती रहती है, कार्बन छोड़ती रहती है। ठीक है, तो कार्बन की साइकिल चलती रहती है। कोई चीज जो है अब डेड हो चुकी है, ठीक है, अब उसमें जो है जो हम कह सकते हैं कि एक रेस्पिरेशन जो क्रिया होती है या हम कह सकते हैं सांस लेने की जो क्रिया होती है वो खत्म हो जाती है, तो उसके बाद में धीरे धीरे कार्बन जो है कम होता रहता है। ठीक है, तो कार्बन कम होता रहता है, तो किसी भी कंटेंट से जब कार्बन कम होता है तो जितना कार्बन कम हुआ है उसके अनुसार वैज्ञानिक उसकी क्या निकाल लेते हैं, एज निकाल लेते हैं। तो करीबन 10,000 साल तक की अगर कोई बात है तो 10,000 साल तक की कोई बात को हम जो है कार्बन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन जो है कंटेंट होता है किसी भी चीज में, वो धीरे धीरे जितना वो कम होता है उतना ही वो पुरानी वस्तु होती रहती है। मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो कहते रहना मुझे, ताकि मुझे ये समझ में आए कि आप मेरी बात जो है समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन कंटेंट धीरे धीरे डिक्रीज होता है, वेदर इट इज अ लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग। ठीक है, the amount of carbon decreases in particular object which decided the age of the object itself। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो है एज डिसाइड कैसे होती है कि कितना कार्बन कंटेंट जो है ये खत्म हुआ। ये किसी किसी में जो है सर कहीं ये लिखा होता है, नहीं आपको रखना है 2300 से 1750, इसमें कभी किताबों में 2500 से 1750 भी लिखा होता है, आपको सिर्फ ये लिखना है 2300 से 1750। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कार्बन 14 की बात मैंने बताया, इसके अनुसार द एज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज 2300 टू 1750 BC।
अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग आप में से जो हैं, ठीक है, बिल्कुल मैं यही बता रहा हूं कि प्रदीप जी 1 मिनट आप थोड़ा सा जो है, आपका जो भी क्वेश्चन होता है वो मैं हमेशा एड्रेस करता हूं, थोड़ा आप जल्दी चलते हो, ठीक है। मैं अभी यही आने वाला था कि बीसी का मतलब क्या होता है, कि ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट रियली मीन फॉर यू इफ एनीबडी सेज द बीसी और ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ये है, मेरी क्लास कंप्लीट होने के बाद में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो जरूर से मुझे बताइए, मुझे नहीं लगता उसके बाद में आपकी कोई क्वेरी रहेगी, ठीक है। तो 0, मान लो कि आपको हिस्ट्री में किसी भी डेट को 0 मानना पड़ेगा, यू हैव टू बी अज्यूम सम डेट एज 0, किसी इवेंट को तो 0 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री में कोई भी इवेंट को हम 0 मानते हैं कि इस इवेंट को हमने मान लिया 0 है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ईसा मसीह के जन्म को जो है हमने क्या माना, 0 माना, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म को हमने माना, पूरे वर्ल्ड इतिहास ने क्या माना, 0 माना, पर्टिकुलर डेट इज कंसिडर्ड एज 0, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट से जो जितने भी पहले के जो इवेंट हैं वो क्या हो गए, ईसा से पहले के, ईसा पूर्व यानी कि बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और जीसस के बाद में जितने भी इवेंट होते हैं वो एडी में आता है एना डोमिनो। इसका क्या मतलब होता है, आफ्टर डेथ मत लिख देना, कोई अपना दिमाग मत लगाना कि जीसस की मृत्यु होगी आफ्टर डेथ, नहीं, इट्स अ लैटिन वर्ड विच मीन्स द ईयर ऑफ गॉड। लैटिन में क्या होता है, एना डोमिनो का मतलब होता है द ईयर ऑफ गॉड, भगवान के जन्म से, ठीक है। तो एना डोमिनो, एडी का मतलब क्या होता है, एना डोमिनो, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तो आपने यहां 0 माना, अब यहां से लेकर जितने भी जो इवेंट है वो क्या हो गए, ईसा पूर्व हो गए, और यहां से लेकर जितने भी इवेंट चलेगा वो फर्स्ट एडी, सेकंड एडी, ठीक है, इस तरह से थर्ड एडी, इस तरह से ये इवेंट चलते रहेंगे। अब जैसे मान लो कि मैंने कहा 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, तो इसका मतलब है हमको 0 तक आना है, ठीक है। इसलिए हम उल्टे आ रहे हैं, क्योंकि हम क्या आ रहे हैं, 0 की तरफ आ रहे हैं, वी आर हेडिंग टुवर्ड द 0, एंड दिस इज द रीजन इज टू व्हाई वी एक्चुअली कैलकुलेटिंग द कैलकुलेशन इन माइनस साइड, ठीक है। तो माइनस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अब 1700 से लेकर हमको 0 तक आना है। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आप मेरा जो है पॉइंट जो है आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या जो है आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का है। मुझे यस नो आप बिल्कुल बताते रहें, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, कि पता लगा कि मैं यूं ही बोल के चला गया, किसी को समझ ही नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए मुझे जो है आपकी कमेंट्स की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, और इसलिए रिक्वायरमेंट रहती है कि इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहां अगर हम बात करते हैं कि 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक की बात हो गई, तो अब मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ और आपको बताता हूं कि द ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या है। इससे एक सवाल बनता है, इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल बिल्कुल, चेतराम जी, अनिल जी, ठीक है, चेतराम जी, प्रदीप जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि यहां से अगर हम बात करें, एक आप हेडिंग लिखना है, और हेडिंग में क्या लिखोगे, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। आप हेडिंग लिखिए, मैं बोल रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार लिखना है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का, इंग्लिश वालों के लिए मैं बोलूंगा अभी, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, मैं यहां लिख देता हूं विस्तार, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले लिखो दी ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या लिखोगे, द ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंग्लिश वाले समझ में आ रहे हैं, वो मुझे यस नो करके बताना कि उनके पास मेरी बात पहुंच रही है। द ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक इस तरह का एक डायग्राम बनाना है। पहले देख लीजिए, मैं मिटाऊंगा नहीं, ठीक है, पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए। तो इस तरह से आपने देखा, ठीक है। तो अगर जो है हम बात करते हैं
कि नॉर्थ, ये हो गया उत्तर नॉर्थ, ये हो गया दक्षिण यानी कि साउथ, ये हो गया पश्चिम यानी कि वेस्ट, और ये हो गया पूर्व यानी कि ईस्ट। सो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये जो है चीजें मैंने आपको बताई कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ, साउथ जो है, वेस्ट और ईस्ट की बात मैंने बताई। किसी को ये तकलीफ है कि बहुत सारे जो है यहां पर जो है लड़ाकू विमान यहां पर है, जिनको ये पता नहीं होगा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कौन सा है, तो पहले वो भी देख लीजिए, ठीक है। आप लोग वैसे बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, फिर भी देख लीजिए। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर का जो सबसे, जो हम कह सकते हैं शहर है, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर का शहर जो है वो है मांडा, ठीक है। मांडा, मांडा किसमें है? J&K, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, मांडा, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? नदी है, चेनाब नदी कह दो चाहे चिनाब नदी कह दो, तो चिनाब नदी, ठीक है। ऐसे जोटवाड़ा खातीपुरा मत कर देना इसको, ठीक है, जोटवाड़ा एंड खातीपुरा, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अभी तक इसको जो है चेंज नहीं किया है, वैसे जम्मू एंड कश्मीर अब जो है यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो नदी क्या है? चिनाब, ठीक है। मांडा, J&K, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्व की तरह। अगर हम दक्षिण में देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण का शहर कौन सा है, इससे नीचे अभी तक अपने को कोई प्रमाण नहीं मिले कि बियॉन्ड द साउथ वी डिडंट फाइंड एनी, जो है हम कह सकते साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द एक्सट्रीम साउथ साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज इन महाराष्ट्र या इज इन महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में है। और कहां पर है? देमाबाद में, ठीक है। इसको कई जगह दाइमाबाद भी लिखा जाता है, देमाबाद या दाइमाबाद कोई डिफरेंस नहीं है, तो देमाबाद, ठीक है। और ये कौन सी नदी के किनारे हैं? ये नदी है परवर नदी के किनारे, ठीक है। कौन सी नदी? परवर नदी, ठीक है। तो परवर नदी के किनारे है ये। देखिए मैं आपको एक और चीज बताऊं, दिस पर्टिकुलर साइट वॉज अराउंड द बैंक ऑफ रिवर परवर। कभी कभी परवर का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। समटाइम द परवर इज एक्चुअली रिप्लेस बाय द गोदावरी, ठीक है। तो परवर नदी का जो है ऑप्शन नहीं आता है, गोदावरी नदी का ऑप्शन आता है। तो परवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी। तो परवर नदी क्या है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है, इसलिए कभी कभी यहां पर गोदावरी नदी ऑप्शन आ जाए तो आपको गोदावरी नदी पर जाना है। ऐसा नहीं है कि सर ने तो कुछ बताया नहीं, गोदावरी नदी, ठीक है। तो गोदावरी नदी जो है बेसिकली ये आपका ऑप्शन होगा। मैं आपको एक और चीज बताऊं कि योर एग्जामिनेशन इज अ कॉमन सेंस, ठीक है, कि अदर देन योर स्टडी योर एग्जामिनेशन इज अ कॉमन सेंस, एंड आई डू बिलीव दैट कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, ठीक है। अच्छों में कॉमन सेंस नहीं होता है, तो ऐसे ही नोट कराना सर। अच्छा जी, तो ऐसे ही नोट करवा रहा हूं, ठीक है। तो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, ठीक है। तो अपने को कॉमन सेंस को बरकरार रखना है अपना, ठीक है। आई होप कि आप लोगों में गजब का कॉमन सेंस है, ठीक है। तो पूर्व का जो शहर है, ठीक है, जो एक्सट्रीम जो ईस्टर्न जो सिटी है जो आज तक हम खोज पाए हैं, इससे आगे हमारे पास में कोई साक्ष्य नहीं मिलते हमको, उसका नाम है आलिमगीरपुर। क्या है? आलिमगीरपुर। तो आलिमगीरपुर कहां पर है? आलिमगीरपुर है यूपी में। जैसे यहां पर मैंने नहीं लिखा महाराष्ट्र, MH लिख देता हूं महाराष्ट्र, ठीक है, MH यानी महाराष्ट्र। आलिमगीरपुर यूपी। और नदी कौन सी है? नदी है हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी। और ये हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? ये हिंडन नदी, थोड़ी ज्योग्राफी भी आपकी सही करवा देता हूं मैं। हिंडन नदी जो है बेसिकली ये है यमुना की सहायक नदी है। दिस पर्टिकुलर रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना, एंड दिस पर्टिकुलर साइट वाज एक्चुअली अराउंड द बैंक ऑफ रिवर हिंडन, ठीक है, एंड विच वाज लाइज इन यूपी, ठीक है। दिस इज द एक्सट्रीम साइट ऑफ इंडस वैली civilization so far we have excavated. So if your examiner might ask which was the eastern site of the Indus Valley civilization, then your answer must be Alimgirpur, which is around the river Hindon, ठीक है। So you need to be concentrated on this particular point. So because these are the things which is very important for the examination point of view, so I need your focus on the board, ठीक है, so that you can easily grab the questions, easily grab the requirement of the examination, right? तो आपका ध्यान पूरा का पूरा बोर्ड के पास में होना चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप वैसे बहुत ही ज्यादा जो है
क्योंकि मैं हूं ही ऐसा कि आप मेरे से ध्यान हटा नहीं सकते हो। थोड़ी बहुत मैं अपनी जी भी जो है तारीफ कर लेता हूं कभी कभी, आप तो मत करो, मैं कर लेता हूं, ठीक है। इंसान खुद से ही मोटिवेट होता है, कोई और उसको मोटिवेट नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपको एक लाइन बोलता हूं कि until and unless if you don't want to motivate yourself, don't want to teach yourself, no would going to teach you, no would going to motivate you। ना नारायण महेश्वरी कर सकता है, ना संदीप महेश्वरी कर सकता है आपको मोटिवेट। आप खुद से ही मोटिवेट होते हैं, खुद से ही पढ़ते हैं। मैं सिर्फ आपका जो है गाइडेंस कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपका कोई टीचर नहीं हूं, आप वो क्रॉस कर चुके हो लाइन। यू आर नाउ अ कॉम्पिटिटिव, जो है हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव, यू आर गोइंग टू एक्चुअली अटेम्प्ट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो लोग देते हैं दे आर वेल मेच्योर एनफ, ठीक है। उनको सिर्फ एक जो है गाइडेंस की जरूरत होती है। सो आई विल प्रोवाइड गाइडेंस अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। और बाकी पढ़ना तो खुद को ही पड़ता है, चाहे वो मैं हूं मेरे लिए भी यही अप्लाई है, चाहे आप हो आपके लिए भी यही चीजें अप्लाई है। और बस ये ऑनेस्टी है, इस ऑनेस्टी के साथ आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां से एक्सट्रीम जो पूर्व का है, ये सॉरी पश्चिम का जो है उसको हम कहते हैं सुत को गेंदौर। क्या कहते हैं? सुत को गेंदौर। कई जगह इसको डे लिखा जाता है, सुत को गेंदौर, ठीक है। तो सुत को गेंदौर, इसको क्या लिखेंगे? सुत को गेंदौर। ये कहां पर है? सुत को गेंदौर जो कौन सी नदी के किनारे? ये नदी है हिंडन नदी। कौन सी नदी? सॉरी दासक नदी, दासक नदी के किनारे और बलूचिस्तान में। तो स्थान में लिखता हूं बलूचिस्तान। स्थान कौन सा है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर बलूचिस्तान, ठीक है। तो बलूचिस्तान जो है बेसिकली ये सुत को गेंदौर जो है साइट है वो एक्सट्रीम पश्चिम में है। सो इफ योर एग्जामिनर माइट आस्क which was the extreme western side of Indus Valley civilization, then your answer must be Sutko Gendor, which is around the bank of river Dasak, and it is right now in Baluchistan. तो ये बलूचिस्तान में है। So this is the geographical extension of the Indus Valley civilization। ये geographical extension है और you need to write down the facts which I mention at the board, ठीक है। तो मैंने मेंशन जो की है बोर्ड पर जो है वो आपको बिल्कुल से जो है बोर्ड पर आप इसको उतार लीजिए। जैसे मांडा जो है वो अखनूर डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अखनूर डिस्ट्रिक्ट। जो अखनूर डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में है मांडा। कहां पर है? अखनूर में। जम्मू कश्मीर का अखनूर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर मांडा है। जैसे देमाबाद की अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिले की बात करें, तो जिला कौन सा है इसका? जिला हम कह सकते हैं औरंगाबाद। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र का, ठीक है। और इसी औरंगाबाद में मैं आपको और बता दूं, मांडा जो है आलमगीरपुर, और ये जो है बेसिकली इसको दासक नदी, ये बलूचिस्तान में, इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है पर्टिकुलर। इसमें यहां पर आप लिख सकते हो डिस्ट्रिक्ट मेरठ। आलमगीरपुर का क्या है? मेरठ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो मेरठ डिस्ट्रिक्ट है। तो ये वैसे विच डिस्ट्रिक्ट? मांडा, आलमगीरपुर, देमाबाद और दासक। देखो मांडा जो है जगह का नाम है। जैसे आप हो जयपुर के किसी भी सांगानेर में बैठे हो तो आपका डिस्ट्रिक्ट क्या होगा? सांगानेर। बस्सी में बैठे हो तो आपका डिस्ट्रिक्ट क्या होगा? जयपुर होगा। आप अलवर में जो है कहीं भी बैठे हो तो अलवर में जो है कोई भी तहसील में बैठे हो तो आपका डिस्ट्रिक्ट क्या होगा? अलवर होगा। ऐसे ही मांडा क्या है? एक स्थान है। वो जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अखनूर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही जो है आलमगीरपुर क्या एक स्थान है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वो यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। इन द सेम वे देमाबाद इज इटसेल्फ इज अ प्लेस विच वाज लाइज इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, इसको इतना ध्यान रखना, बलूचिस्तान, ठीक है। सुत को गेंदौर और नदी कौन सी? हिंडन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस एंड नो, ठीक है। तो आप मेरा जो है यानी कि आप जो है बेसिकली मेरा पॉइंट समझ रहे हो, यस और नो में मुझे बताते रहिए, ठीक है। थोड़ा सा अपना हाथ भी चलाते रहिए, अदर देन कॉपी पर आप जो है जहां से भी देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो मुझे, उससे जो है आप अपने ओके यस नो जो भी है आपका वो बताते रहिए, ठीक है। सो यहां तक हमने बात कही ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन के बारे में, ठीक है। यहां तक कोई किसी को डाउट? एनीबडी हैव अ डाउट? नो, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है तो जो है
वेस्ट जो है, वेस्ट में इंडिया का नहीं है, बलूचिस्तान कह रहा हूं मैं, ठीक है। इंडिया में वेस्ट में जो है हमको मिलता है, गुजरात तक मिलता है, पर अभी हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन में बलूचिस्तान को मान के चलते हैं, इसलिए हमको बलूचिस्तान लिखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी चेतराम जी, कहां दिक्कत हो रही है, कोई डाउट नहीं? अच्छा, डाउट के लिए बोल रहे हैं नो सर, ओके ओके, तो 0% प्रॉब्लम, ठीक है, 0% रहेगी आपको। अब आप लिखिए एक छोटी सी हेडिंग, हमने सामान्य जानकारी के बारे में बात करी, अब लिखो विशिष्ट जानकारी, स्पेसिफिक कंसर्न, विशिष्ट जानकारी, जानकारी या स्पेसिफिक कंसर्न, ठीक है, विशिष्ट जानकारी, ठीक है, ठीक है हेमा जी, हिना जी सॉरी। तो विशिष्ट जानकारी, तो विशिष्ट जानकारी में आप पहला लिखोगे हड़प्पा, क्या लिखोगे? हड़प्पा, ठीक है, इसका नाम लिखोगे HARAPPA, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। अब हम एक एक स्थान के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उनके बारे में बात कर रहे हैं। सो वी नीड टू फोकस अबाउट द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हड़प्पा, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? हड़प्पा नदी है रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, ठीक है, तो रावी नदी के किनारे है नदी, रावी नदी। खोजकर्ता यानी एक्सकेवेटर, खोजकर्ता यानी कि एक्सकेवेटर, ठीक है, उसको लिखोगे एक्सकेवेटर, इंग्लिश में नदी यानी रिवर, रिवर इज रावी रिवर, और खोजकर्ता है एक्सकेवेटर। और एक्सकेवेटर में आप क्या लिखोगे? एक्सकेवेटर में लिखोगे दयाराम बहादुर साहनी, दयाराम बहादुर साहनी। तो दयाराम बहादुर साहनी जो है बेसिकली ये क्या है? एक्सकेवेटर है, ठीक है, यानी कि इन्होंने खोज की। जैसे आप जो है, आपने जो है स्पेसिफिक, मैं कुछ पॉइंट और बताऊंगा, अभी मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। दयाराम बहादुर साहनी खोजकर्ता। अब आप लिखो साक्ष्य, साक्ष्य इंग्लिश में बोलते हैं रेलिक्स या आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, RELICS, रेलिक्स मतलब क्या होते हैं? साक्ष्य होते हैं, ठीक है। तो साक्ष्य यानी कि यहां पर हमको क्या क्या मिलता है, ठीक है, तो हमको यहां पर कौन कौन सी चीजें मिलती है उसके बारे में मैं आपसे बता रहा हूं कि यहां पर हमको कौन कौन से एविडेंस मिलते हैं। सो फर्स्ट एविडेंस जो हमको मिलता है, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखो द टेराकोटा फिगर ऑफ, टेराकोटा यानी मिट्टी, ठीक है, द टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस, द टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस। तो वी हैव फाउंड द n number of terracotta figure of mother goddess at हड़प्पा when the archaeological, or when the हम कह सकते हैं archaeological like दयाराम बहादुर साहनी when he started excavating, the n number of actually the terracotta figure of mother goddess was found here in हड़प्पा। तो हड़प्पा में जो है बहुत सारे जो है मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां मिलती है, ठीक है। अब दूसरी जो है हम इसमें साक्ष्य में लिखेंगे, यहां पर क्या मिलता है, यहां पर लिखोगे एक ही पंक्ति में, एक ही पंक्ति यानी लाइन, एक ही पंक्ति में 6 धन्नागार, धन्नागार बोल दो या अन्नागार बोल दो, एक ही बात है, मैं सिर्फ अभी लिखिए मैं समझाऊंगा। एक ही पंक्ति में 6 धन्नागार यानी कि 6 ग्रेनरीज, ठीक है, 6 ग्रेनरीज, ग्रेनरीज की स्पेलिंग लिख दी है मैंने, 6 ग्रेनरीज इन 1 रो, एक ही पंक्ति में 6 धन्नागार। देखिए कि 1921 में होती है इसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं, हड़प्पा की, पर हमको ये लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है प्रदीप जी? क्योंकि इस तरह का कोई सवाल आपसे पूछता नहीं है कि सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा का एक्सकेवेशन कब हुआ था, ये आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, कि हड़प्पा का एक्सकेवेशन किस साल में हुआ। तो मैं वो कोई फैक्ट नहीं लिखाना चाहता हूं जिसमें आप उलझ जाओ, जो बिना काम का
फैक्ट हैं, तो बिना काम के फैक्ट को हमको नहीं पढ़ना है, बिकॉज हमको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है, राइट। तो ग्रेनरीज जो हैं बेसिकली, तो 6 ग्रेनरीज इन 1 रो, एक ही लाइन में एक ही पंक्ति में 6 धन्नागार, यानी आप इस धन्नागार को ये समझो एफसीआई के गोदाम थे बड़े बड़े, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बड़े बड़े गोदाम होते हैं। आपने देखा वहां पर धान भरा जाता है, अन्न भरा जाता है। ग्रेन मतलब क्या होता है, धान या अन्न, ठीक है। तो वहां पर जो है धान या अन्न भरा जाता है, तो बड़े बड़े गोदाम मिले हैं हमको, एक ही लाइन में 6 मिले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था, दे वर एक्चुअली स्टोर्ड इन दी godown. In the time of the natural calamities, the state were actually providing help to the people by releasing this surplus production which was stored in this particular granaries. This is the whole concept which was our forefather was living at the time of the natural calamities. यानी कि किसी जो है आपातकालीन स्थिति में इन जो है हम कह सकते हैं कि इन ग्रेनरी से, इन धनागार से, इन गोडाउन से जो है लोगों को धान बांटा जाता होगा। जैसे आज भी भारत सरकार क्या करती है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ हैज अ सेपरेट डिपार्टमेंट दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड द मेन पर्पज ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन इन इंडिया टू एक्चुअली स्टोर द सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ द इंडिया, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज दिस सरप्लस प्रोडक्शन वाज गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यही एक कॉन्सेप्ट हमको यहां पर समझने को मिलता है, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट तो हम पढ़ नहीं पाए हैं, इनके द्वारा लिखी गई जो लिपि थी वो आज तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। तो हम इन चीज़ों के माध्यम से ही हम क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों के माध्यम से हम एक नरेशन डेवलप कर रहे हैं, एक कहानी बना रहे हैं, हमारे बुजुर्ग क्या थे क्या नहीं थे। ऑल इट्स इज एन एजम्पशन, ये सारे एजम्पशन हैं इतिहासकारों के, और बाकी हमारे पास में पढ़ी जो इनकी लिपि थी वो तो हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो इस कारण हमको जो वस्तुएं मिल रही है उसी के आधार पर हम अपनी कहानी को सेट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। सो ऑल दिस स्टोरी अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअली वी ड्रॉ फ्रॉम द इन्फ्रेंसेज, तो वी आर एक्चुअली ड्रॉ ऑल द इन्फ्रेंसेज अबाउट द स्टोरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सारे इन्फ्रेंसेज है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा में और क्या क्या मिला, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। एक ही पंक्ति में 6 धन्नागार की बात मैंने कर दी, ठीक है। यहां से एक पासा मिलता है, क्या मिलता है, पासा यानी डाइस मिलता है, खेलने का डाइस मिलता है, जो हम डाइस से खेलते हैं। लूडो इन दिनों बहुत फेमस है, सबके दिमाग लूडो हो गए हैं, ठीक है, खेल खेल के। तो इन दिनों लूडो बहुत फेमस चल रहा है, तो लूडो से आप पासा जान सकते हो। तो पासा जो है बेसिकली यहां पर मिलता है, ठीक है। पासा मिलता है तो यहां पर श्रृंगार पेटी भी मिलती है। देखो ऐसा है कि ये जो है आप ही फैशन नहीं करते हो, हम भी फैशन नहीं करते, बियर्ड लगा ली, बियर्ड बना ली, बियर्ड ऑयल आ रहे हैं लोगों के, ठीक है, मोस्ट यूज ऑयल आ रहे हैं, ठीक है, सबके जो है बियर्ड शैम्पू आ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। श्रृंगार पेटी यानी वैनिटी बॉक्स, इन इंग्लिश इट इज अ वैनिटी बॉक्स। तो इसका मतलब यही नहीं है कि आप और हम ही जो है फैशन में रहते हैं, वहां पर भी हमारे फोर फादर जो है श्रृंगार पेटी का हमको क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। अभी तो आप रुक जाओ और साक्ष्य मिलेंगे। तो श्रृंगार पेटी जो है बेसिकली क्या है कि यहां पर हमको एक साक्ष्य देखने को मिलता है, ठीक है। अब श्रृंगार पेटी के बाद में जो सवाल आते हैं वही मैं बता रहा हूं। आप लिखो कि पत्थर से निर्मित लिंग तथा योनि के साक्ष्य, लिंग तथा योनि के साक्ष्य ठीक है। द स्टोन मेड मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, द स्टोन मेड मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो कहने का मतलब है कि ये चीजें हमको यहां पर हड़प्पा में मिलती हैं। तो ये एक्सकेवेशन में जो है हमको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। सर इनको डार्विन किस सेंस में, द्रविड़ किस सेंस में कहा गया? देखो ये ना तो द्रविडियन थे, देखो दिस इज अ एग्जाम्पशन। देखो मैं आपको जो है किसी अनिल जी ने एक सवाल उठाया है, वो आप सब सुन लीजिए कि ये कह रहे हैं कि इनको इस सभ्यता के जनक किसको मानोगे, ठीक है, कि कौन थे, भारत के थे, बाहर के लोग थे, कि कौन लोग थे जो है इस सभ्यता के जनक माने जाते हैं। देखो कि इसके लिए बहुत सारे कंसेप्ट हैं, क्योंकि एसएससी में इतना भारी भरकम जो है हिस्ट्री नहीं है, नहीं तो क्या है कि आप जो है इस भारी भरकम हिस्ट्री में घूम जाओगे
इसलिए जो है मैं आपको फिर भी आपने एक क्वेश्चन रेज किया है, तो इट इज माय ड्यूटी टू एड्रेस योर क्वेश्चन. सो दिस इज द रीजन इज टू व्हाई आई एम एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन. दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इज टू. सो अगर आपने उठाई दिया है तो फिर मैं उसको एड्रेस करता हूं. ठीक है, एड्रेस ऐसे हैं कि देखो कुछ लोग जो हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तीन कंसेप्ट है कि किन लोगों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण होता है. ठीक है, इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? हु आर द पीपल हु एक्चुअली सपोर्टेड बिहाइंड दिस पर्टिकुलर civilization? Who are they who actually contributed for the development of this particular civilization? So we have three concept in history में तीन कॉन्सेप्ट चलते हैं. वन इज लोग कहते हैं प्रजातीय. ठीक है, प्रजाति यानी कि हम कह सकते हैं डिफरेंट रेशियल. प्रजाति यानी कि रेस, डिफरेंट रेस द्वारा इसको जो है बनाया गया. कुछ लोग कहते हैं ये विदेशी लोगों द्वारा बनाई गई थी. ठीक है, ये कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये विशुद्ध रूप से देसी लोगों द्वारा बनाई गई थी, यानी कि हम कह सकते हैं फॉरेनर, नेटिव्स और जो है प्रजाति. आपको लिखना नहीं है, मैं आपके एक इक्वेशन को एड्रेस कर रहा हूं. तो प्रजातीय लोगों के द्वारा यानी कि अलग अलग रेस के द्वारा बनाई गई थी. जैसे इसमें कुछ 4 रेस का नाम आता है. भूमध्य सागरीय. ठीक है, भूमध्य सागरीय लोग. ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है दूसरा नंबर लिख रहा हूं, पहला नंबर, दूसरा नंबर भूमध्य सागरीय. दूसरा लोग ये कहते हैं प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड पीपल द्वारा बनाई गई. तीसरे कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो है अल्पाइन लोगों के द्वारा बनाई गई, अल्पाइन के द्वारा. और चौथे ये कहते हैं कि ये जो है यानी कि हम कह सकते हैं मंगोलॉइड द्वारा बनाई गई. ठीक है, तो ये जो है 4 कंसेप्ट आता है मंगोलॉइड. ठीक है, ये इन 4 लोगों के द्वारा बनी हुई एक जो है हम कह सकते हैं कि सभ्यता है. कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जब हम स्केल्टन्स को देखते हैं वहां पर जो हड्डियां मिलती है हमको, वो हड्डियां सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय लोगों की जो है, जो उनकी रूपरेखा, बनावट, शरीर का स्ट्रक्चर है, फीचर्स है. ठीक है, आंख, नाक, कान के जो फीचर्स हैं हमारे, जिनको हम फीचर्स कहते हैं, तो जो शार्प फीचर्स हैं उनके. ठीक है, और जो है शरीर का स्ट्रक्चर है, उनकी बनावट है. तो उन स्केल्टन से, उन कंकाल से हमको ये लगता है कि 80% ऑफ द कंकाल बिलोंग फ्रॉम द भूमध्य सागरीय पीपल. ठीक है, भूमध्य सागरीय लोग जो है. ठीक है, तो इन लोगों का जो है हमको क्या मिलते हैं? स्केल्टन्स मिलते हैं सबसे ज्यादा. तो भूमध्य सागरीय लोग भारत में अभी कहाँ हैं? दक्षिण भारत में रहने वाली जो जितने भी लोग हैं उनको भूमध्य सागरीय प्रजाति का माना जाता है. मेडिटेरियन जो है प्रजाति का माना जाता है. तो कुछ लोगों ने, कुछ इतिहासकारों ने ये कहा है कि ये मेडिटेरियन लोगों के द्वारा यानी कि भूमध्य सागरीय जो है प्रजाति के द्वारा ये सारी की सारी जो है सभ्यता जो है का निर्माण होता है. पर हमको इनका भी देखने को मिलता है अल्पाइन. ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड जो आपका जितना भी मध्य भारत है. ठीक है, मध्य भारत जितना भी है, जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है, वहां पर ST/SC जो कम्युनिटी है, वो ST/SC कम्युनिटी इसी जो है प्रजाति से आती है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं. गुड इवनिंग. ठीक है, जय किशन जी, बहुत जल्दी आ गए आप. ठीक है, गुड इवनिंग. तो अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मंगोलॉइड जो है, मंगोलॉइड जो भारत में जितने भी हम कह सकते हैं हिमालयन जो एरिया है. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जितने भी है, सिक्किम और जो आप समझिए सिक्किम, दार्जिलिंग, उधर फिर जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सारे के सारे यहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं वो क्या है? मंगोलॉइड लोग हैं. ठीक है, तो सर उनकी हाइट सेम थी या चेंज थी? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि हाइट बिल्कुल सेम नहीं थी. 80% हमको इनसे मिलते हैं. मेडिटेरियन जो प्रजाति थी, भूमध्य सागरीय प्रजाति थी. द पीपल आर बिलोंग फ्रॉम द मेडिटेरियन रेस. ठीक है, so this is the reason as to why historian actually came to the conclusion the most probably this civilization actually made from the Dravidian. बट ऐसा नहीं है. हिस्टोरियन ने अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया. और कुछ लोगों ने फिर क्या, सारे हिस्टोरियन ने क्या माना?
ये एक मिक्स प्रजाति के लोगों के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अभी ऐसा कोई साक्ष्य हमारे पास में नहीं है जो सर्टिफाइड कर सके कि दैट पर्टिकुलर पर्सन या दैट पर्टिकुलर रेस कंट्रीब्यूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो ये एक मिक्स कॉन्सेप्ट है। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो है अनिल जी ने ये सवाल पूछा था, बहुत ज़्यादा मैंने एक्सटेंड करके बताया इसको। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि मैंने ये बताया हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा के बारे में अब हम दूसरा शहर लिखते हैं मोहनजोदड़ो। क्या लिखोगे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदारो। ठीक है, तो मोहनजोदारो इंग्लिश में लिखोगे मोहनजोदारो, MOHANJHADRO, मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो कौन सी नदी के किनारे नदी थी? जी हां मेरे दोस्तों, नदी आप लिखोगे सिंधु नदी, इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर नदी कौन सी है? इंडस रिवर। ठीक है, सर इस तरह की मूर्ति जो आपने बताई ये प्राचीन कलाकृतियों में बहुत मिलती है। वो लोग इसको बनाते क्यों थे? ठीक है, इसका मैं आपको बताऊंगा। अभी आप रुको, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसका आपका क्वेश्चन ये भी बताऊंगा। नदी जो है सिंधु नदी। ठीक है, अब आप लिखोगे इसके खोजकर्ता। ठीक है, खोजकर्ता, हाँ जी, खोजकर्ता में आप लिखोगे यानी कि मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी। क्या लिखोगे? राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी ने जो है बेसिकली ये एक्सकेवेटर थे। तो हु वाज द एक्सकेवेटर? एक्सकेवेटर वाज द राखलदास बनर्जी। नदी, व्हेन इट्स कम टू द नदी, नदी इज इंडस रिवर, यानी कि दिस पर्टिकुलर साइट वाज अराउंड द बैंक ऑफ रिवर इंडस, राइट, और इन अराउंड द इंडस रिवर। तो खोजकर्ता, स्थान मैंने वहां पर नहीं लिखा है, आपको लिखाता हूं स्थान। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे स्थान पाकिस्तान, उसमें भी हड़प्पा में भी लिख देना पाकिस्तान। ठीक है, मैं लिखाना भूल गया तो वहां आप लिख देना पाकिस्तान। हड़प्पा में इटसेल्फ, यहां पर स्थान कौन सा है? पाकिस्तान में है मोहनजोदारो राइट नाउ। ठीक है, एट दी सिंध प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, स्थान लिख दिया। अब आप लिखोगे कि साक्ष्य यानी कि रेलिक्स। यहां से हमको क्या क्या रेलिक्स मिलते हैं? ठीक है, साक्ष्य क्या क्या मिलते हैं? तो व्हाट वर द ऑब्जेक्ट वी हैव एक्चुअली फाइंड एट द मोहनजोदारो? आपको पता है मोहनजोदारो एक मूवी आई है 2016 में, जिसमें सरमन नाम का किरदार जो है, कैरेक्टर कौन निभाता है? ऋतिक रोशन निभाता है। ठीक है, वो मोहनजोदारो जाता है आसपास के गांव से, और फिर आप देखते हो कि वहाँ गांव में मेला लगता है। गांव के मेले में वो अपने जो है सामान जो घर में बनाए हुए थे वो बेचने के लिए उस गांव में जाता है। वहाँ पर फ्यूडल क्लास की लड़की, मोहनजोदारो की सबसे जो संभ्रांत वर्ग के लोग या जो रिच लोग हैं, एफ्लुएंट लोग हैं, एक क्लास के लोग हैं, उनकी बेटी, यानी हम कह सकते हैं हेड ऑफ द सिटी, हेड ऑफ द सिटी की बेटी परचेजिंग करने आती है, दे पीपल फॉल इन द लव। ठीक है, तो वहाँ से ये कहानी चालू होती है। आपने देखा होगा, वैसे नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि करेक्टर बहुत जो है शानदार है, करेक्टर का नाम बहुत शानदार है, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। ठीक है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, आर्ट जो है डायरेक्टर है उसने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यू शुड बी अ ऑलराउंडर। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ ही रहो हो, बाहर की चीज़ों को कुछ ध्यान नहीं है। ये एक उम्र है हम सब की जिसमें हम हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वेदर इट इज़ म्यूजिक, ठीक है, और वेदर इट इज़ मूवीज़, वेदर इट इज़ न्यूज़, ठीक है, वेदर इट इज़ बुक्स, कोई भी आपकी नॉवेल्स हो, म्यूजिक के बारे में कोई बात कर रहा है, वेब सीरीज़ के बारे में कोई बात कर रहा है, किसी के बारे में बात कर रहा है, तो आपको कभी पीछे नहीं हटना है। ठीक है, सो ये क्वालिटी डेवलप करिए। ऐसा नहीं एसएससी का पहाड़ सर पर उठा लिया और अब चल रहे हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साक्ष्य जो है, साक्ष्य में बात करते हैं कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो में यहाँ पर मिले हैं विशाल स्नानागार। क्या मिले हैं? विशाल स्नानागार। स्नानागार यानी कि द ग्रेट बाथरूम्स। विशाल स्नानागार को क्या लिखोगे? द ग्रेट बाथरूम। तो आपको लिखना है कि द ग्रेट बाथरूम।
तो ये ग्रेट बाथरूम लिखना है, विशाल स्नानागार यहां से मिलता है। दूसरा हमको यहां मिलता है कि बड़े बड़े अन्नागार, क्या लिखें, बड़े बड़े अन्नागार, द ग्रेट ग्रेनरीज, अन्नागार या धन्नागार कुछ भी लिख दो, बड़े बड़े धन्नागार, द ग्रेट ग्रेनरीज, ठीक है। तो बड़े बड़े धन्नागार, द ग्रेट बाथरूम्स, द ग्रेट ग्रेनरीज, ठीक है, बड़े बड़े जो है यहां पर जो है लरकाना डिस्ट्रिक्ट, लरकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के, कुछ प्रेम जी पूछ रहे हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में जो है ये जो है पर्टिकुलर साइट है। तो ये जो पर्टिकुलर साइट जो है पाकिस्तान के लरकाना जिले में, कौन से जिले में, लरकाना जिले में, ठीक है। बड़े बड़े धन्नागार मिलते हैं। तीसरा हम यहां पर बात करेंगे, यहां पर जहां आपने बड़े बड़े धन्नागार लिखे हैं, वेर यू मेंशन द ग्रेट ग्रेनरीज वाज फाउंड, तो उसमें आप ब्रैकेट में लगाकर लिखो इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, बड़े बड़े धन्नागार के पास में ब्रैकेट में लिखो इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, क्या लिखोगे, इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, द ग्रेट बिल्डिंग या द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ दिस सिविलाइजेशन। तो बड़े धन्नागार के पास में दोज हु आर फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम दे एक्चुअली मेंशन इन ब्रैकेट द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन। तो इस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी बिल्डिंग अगर पूछ ले कि विच वाज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन योर आंसर मस्ट बी धन्नागार। तो आपका आंसर क्या होगा, धन्नागार होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ, विच इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन योर आंसर मस्ट बी धन्नागार, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आप जैसे लिखोगे यहां पर, जैसे विशाल स्नानागार, बड़े बड़े धनागार। अब यहां पर आप लिखो मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां, इंग्लिश मीडियम द टेराकोटा फिगर ऑफ द मदर गॉडेस, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां, द टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ चौथा जो साक्ष्य मिलता है हमको, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं रजिस्टर भरवा दूं आपको, बट ऐसा कुछ नहीं, हमको सिर्फ एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ही जो है आपको लिखना है। आप यहां लिखोगे दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति, दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति, क्या लिखोगे, दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति, बाबा की मूर्ति। मेरा फोटो चिपका मत देना आप वहां पर, दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति अपनी कॉपी में, ठीक है। तो मेरा फोटो मत चिपका देना। द फिगर ऑफ द बियर्ड मैन, ठीक है, आप लिखोगे द फिगर ऑफ द बियर्ड मैन। तो दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति, द फिगर ऑफ द बियर्ड मैन, ठीक है। तो दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति भी यहां पर मिलती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां साक्ष्य है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, एन नंबर ऑफ टाइम हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, so far, and I hope the n number of time it would be asked in examination, ठीक है, ये और एग्जाम में पूछा जाएगा। वो है कि पशुपति महादेव अंकित मूहर, पशुपति महादेव अंकित मूहर, महादेव अंकित मूहर, द टेराकोटा फिगर यानी कि ऑफ बियर्ड मैन आपने लिख लिया, पशुपति महादेव अंकित मूहर। इसका मतलब है मूहर को क्या बोलते हैं, सील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SEAL, सील यानी कि मूहर। अपने मोहर बोल देते हैं, बहुत सारी चीजों को अपने ऐसे ही बोल देते हैं, पर इसको हिंदी में क्या बोलोगे, शुद्ध हिंदी में मूहर बोलोगे। सो द सील डिपिक्टेड ऑफ प्रोटो शिवा, इसको क्या बोलोगे, द सील डिपिक्टेड ऑफ प्रोटो शिवा। तो प्रोटो शिवा, द सील डिपिक्टेड ऑफ प्रोटो शिवा, तो पशुपति महादेव अंकित मूहर विच वॉज फाउंड इन मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में ये चीजें आपको मिलती है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इटसेल्फ, यहां पर हमको क्या मिलते हैं, यहां पर दोस्तों हमको जो मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य है। और उस इंपॉर्टेंट साक्ष्य बुने हुए कपास के साक्ष्य, बुने हुए कपास के साक्ष्य, कपास यानी कॉटन, कपास के साक्ष्य,
द एविडेंस ऑफ वोवन कॉटन, द एविडेंस ऑफ वोवन कॉटन, तो बुने हुए कपास के साक्ष्य यहां पर मिलते हैं, द एविडेंस ऑफ वोवन कॉटन, ठीक है। तो वोवन कॉटन के या बुने हुए आकाश के साक्ष्य, सॉरी कपास के साक्ष्य यहां पर मिलते हैं। तो आपको मजा आ रहा है अब तक पढ़ने में, ठीक है, और नहीं आ रहा है तो भी आपको इसमें मजा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को आपको याद करना पड़ेगा। यू नीड टू मग अप द फैक्ट्स, यू नीड टू मेमोराइज द फैक्ट, दिस इज ओनली द सॉल्यूशन टू जस्ट टू क्रैक द एग्जामिनेशन। आई नो इट इज a bit boring, I know it is a bit boring, this chapter is a bit boring, but you have to be actually take an interest from your side. That is the reason earlier I am told you, no one going to teach you, no one going to motivate you until and unless if you want to teach yourself, until and unless if you don't want to motivate yourself, ठीक है। So अपने आप से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और आपके यस सर करने से, आपके कमेंट्स आने से थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिल जाता है कि यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। यू पीपल एक्चुअली गेटिंग माई नॉलेज, ठीक है। या क्या है कपास की खेती के बारे में सर, हाँ बिल्कुल, ये कपास की खेती करते थे। तो कपास की जो है बेसिकली यहाँ पर जो है, सर वी लव योर क्लास वेरी मच, जस्ट कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। कोमल जी थैंक यू, थैंक यू। अब हम बात करते हैं बुने हुए कपास के साक्ष्य की बात हमने कर दी, द वोवन कॉटन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, उस साइट के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। मोहनजोदड़ो के बाद में आप लिखो चनहूदड़ो, क्या लिखोगे? चनहूदड़ो, ठीक है। चनहूदड़ो यानी कि चनहूदड़ो, CHANHUDRO, चनहूदड़ो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हीना जी। तो चनहूदड़ो, ये चनहूदड़ो बेसिकली जो है, यानी कि हम बात करते हैं कि स्थान आप लिखोगे शाहबाद डिस्ट्रिक्ट, स्थान में लिखोगे शाहबाद डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का शाहबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, स्थान, ठीक है। नदी आप लिखोगे रिवर, स्थान यानी प्लेस, इन इंग्लिश मीडियम इट इज प्लेस, प्लेस क्या है? शाहबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। नदी यानी रिवर, रिवर में सेम रिवर लिखोगे सिंधु नदी, जो आपने लिखी है मोहनजोदड़ो में इंडस रिवर, रिवर कौन सी होगी? इंडस। नदी के बाद में आप लिखोगे खोजकर्ता, एक्सकेवेटर, तो एक्सकेवेटर में आप लिखोगे NG नैनी गोपाल मजुमदार, मैं यहां से लिखता हूं NG मजुमदार, नैनी गोपाल मजुमदार, ठीक है, NG मजुमदार। तो NG मजुमदार ने इसकी जो है खोज की थी, ठीक है। तो NG मजुमदार ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। सो हमारा ये काम हुआ खोजकर्ता तक NG मजुमदार, ठीक है। सो NG मजुमदार, देन आफ्टर हम बात करते हैं साक्ष्य की, रेलिक्स की। रेलिक्स में मैंने कहा ना कि अभी रुक जाओ आप, ठीक है, कि अभी तो आपने देखा ही नहीं है कि हमारे जो है पूर्वज या हमारे एंसेस्टर, दे हाउ दे एक्चुअली वेरी मच केयरफुल अबाउट देयर ग्रूमिंग्स, अपनी ग्रूमिंग्स के लिए कितने जो है वो केयरफुल थे, अपने आप को गुड लुकिंग दिखाने के लिए अपने आप की केयर कैसे करते थे। देखिए आप यहां लिखिए साक्ष्य, लिपस्टिक के साक्ष्य, किसके साक्ष्य हैं? लिपस्टिक के साक्ष्य, ठीक है, के साक्ष्य, पाउडर के साक्ष्य, अभी तो रुक जाओ आप, पाउडर के साक्ष्य, पूरा सज गए हो आप, ठीक है, पाउडर के साक्ष्य, लिपस्टिक के साक्ष्य। अब यहां पर आप लिखिए 1 2, अपने राजस्थानी हैं, राजस्थानी बहुत ज़्यादा गलत जो है प्रोनाउंसिएशन करते हैं। लिपस्टिक होता है, आधे से ज़्यादा लोग मेरे को सुनने में आता है लिपस्टिक, लिपस्टिक गलत है, ठीक है। कभी भी बोलोगे तो क्या बोलोगे? लिपस्टिक। और पाउडर, अब क्या बोलोगे आप? पाउडर के साक्ष्य, क्योंकि हम आधे से ज़्यादा चीज़ें गलत बोलते हैं, पढ़ के गलत बोलते हैं, क्योंकि हमारी ट्रिप चलती है बचपन से ऐसे ही, और हमको वैसे ही ध्यान रहता है, ठीक है। पाउडर के साक्ष्य, पाउडर के साक्ष्य के बाद में आप लिखोगे कंघा, कॉम, तो कॉम के साक्ष्य मिलते हैं। लिपस्टिक एविडेंस, द एविडेंस ऑफ लिपस्टिक, ठीक है, हो गया।
द एविडेंस ऑफ लिपस्टिक और द एविडेंस ऑफ पाउडर, कॉम्ब, यहां से हमें क्या मिलता है, कॉम्ब मिलता है, कंघी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां से जो अलग मिलते हैं, दवात। तो स्याही की दवात मिलती है, इंक पोट मिलता है, क्या मिलता है, इंक पोट मिलता है, स्याही की दवात मिलती है, इंक पोट। ठीक है, अब कल हम बात करेंगे इसके बारे में, जितने भी बात हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में कल बात करेंगे। टिल देन यू नीड टू बी टेक केयर योर सेल्फ। ठीक है, टाटा, बाय बाय एंड सी या। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। थैंक यू।